It is day 3 of practice set 1 from the famous book Million Minds English TZT। तो वहाँ प्रैक्टिस सेट 1 से हम ये डे 3 कर रहे हैं मिलियन माइंड बुक्स से, और हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हमारा 31 है क्वेश्चन नंबर। होप करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और इसके लिए थैंक यू। और आज हम अब स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम ना सिर्फ आंसर बट वाई द आंसर इज़ उसका रीज़न भी यहाँ पर देखेंगे। एक और बात साथ साथ में कि जो बुक में आंसर दिए हुए हैं, है ना, जो बुक में आंसर दिए हुए हैं तो कहीं कभी कभी वो करेक्ट भी नहीं है, कोई कोई आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी। और देखते हैं आज का हमारा पहला कि विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये हमें बताना है, और सारे ही हमारे कैसे सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें WH वर्ड चाहिए, प्लस हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, है ना, तो ये यहाँ से फिर हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ देख लीजिए लिखा है वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द पार्टी। विड्रॉ या फिर विड्रू या फिर विड्रू ड्रॉ। तो एक बात यहाँ पे देख लीजिए, ये जो वर्ड है हमारा विड्रॉ, इसका मतलब निकालना। विड्रॉ DRAW वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और विड्रॉन DRAWN विड्रॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहली बात, है ना। तो अब यहाँ देख लीजिए कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। अगर हम इसको देखें कि वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द पार्टी, वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द पार्टी, जब यहाँ पर हमारा वर्ब की पास्ट टेंस में इसको बनाया है, हेल्पिंग वर्ब में हमारा पास्ट में दिया हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इसको सेकंड थर्ड फॉर्म बनाए। यहाँ पास्ट में दिया हुआ है पर इसको सेकंड फॉर्म लिख दिया है, तो इसलिए ये गलत है। पर यहाँ पे प्रेजेंट दिया हुआ है और यहाँ पे मेन वर्ब पास्ट दे दिए, इसलिए ये गलत है ना। तो सेम यहाँ पर डज दिया है और दे के साथ डज तो नहीं आएगा, इसीलिए ये गलत है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। लिखा है कि अनलेस यू विल स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट पास। अनलेस यू विल स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट पास। कंडीशनल सेंटेंस ये हमारे हैं। कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होते हैं, अनलेस से भी स्टार्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड, सपोज, इन केस, इन सारे वर्ड से कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है कि इसमें 2 टाइम विल दिया हुआ है। अगर हमें यहाँ पर कंडीशनल 1 अप्लाई करते हैं तो यहाँ से बिल हटाना पड़ेगा, तब ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट पास। अगर सेकंड की हम बात करते हैं तो अनलेस यू डज नॉट स्टडी रेगुलरली यू विल पास। तो यहाँ पर है ना, अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव है, यहाँ पर नॉट हमें नहीं लगाना है ना। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, यहाँ पर हमें नॉट नहीं लगाना है, तो ऐसा करके तो एरर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये वाला भी करेक्ट सेंटेंस नहीं है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े तो लिखा है कि अनलेस यू स्टडीड रेगुलरली, है ना। अनलेस, अब यहाँ पे देखिए स्टडीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन बुक में यही दिया हुआ है सी, ऑप्शन सी बुक में दिया हुआ है, पर ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टडीज़ दिया हुआ है। अगर हम इसको स्टडीज़ को हटाकर STUDY स्टडी अगर हम करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस 1 यहाँ पर अप्लाई होता है। कंडीशनल सेंटेंस 1 यहाँ पर अप्लाई होता है, जिसमें हमें
ये वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसका रिजल्ट सिंपल फ्यूचर में देखने को मिलता है। कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनेट में और सिंपल फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलता है देखने के लिए। तो अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास, ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, पर स्टडीज़ नहीं। अगर हम इस वाले सेंटेंस को देखें, हम देखें तो यहाँ पर हमारा कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 3 अप्लाई होता है, जिसमें हमें कंडीशन, मैं इसको यहाँ पे कंडीशन इफ़ लिख देती हूँ, इफ़ अनलेस हम कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इफ़ कंडीशनल वर्ड और प्लस हमें सब्जेक्ट और प्लस हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि यहाँ दी हुई है, अनलेस यू स्टडीड रेगुलरली। और आगे जो हमारा रिजल्ट है वो वुड प्लस B1 होगा जो कि है। तो हमारा कंडीशनल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ऑप्शन नंबर सी ना देखकर ऑप्शन नंबर डी को हमें करेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रूल अप्लाई हो रहा है, वो भी कंडीशनल सेंटेंस रूल, थर्ड कंडीशनल यहाँ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और आप क्या मानते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। तो द पोइट, ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है और हमें जो देखना है वो आर्टिकल से रिलेटेड एरर है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, आर्टिकल में भी आप इसे बहुत पढ़ते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, द पोइट एंड द ऐसे ना हो के एसिस्ट होना चाहिए था, ऐसे लिखने वाला, ठीक है। और इन जब यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए हैं, ये दोनों अलग अलग पर्सन को रेफ़र करते हैं, इसलिए इज़ नहीं आएगा। द पोइट एंड नॉबलिस्ट इज़ डेड, तो जो पोइट है वही नॉबलिस्ट भी है, वो मर गया है ना। तो ये वाला सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। पर यदि हम कहते हैं द पोइट और नॉबलिस्ट, अब ये दोनों एक ही पर्सन है, अब हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए, प्लूरल नहीं चाहिए, इसलिए ये गलत है। द नॉबलिस्ट विद द पोइट, इस तरह से हमें नहीं करना है कि नॉबलिस्ट और पोइट के साथ आर डेड, है ना। तो नॉबलिस्ट अगर मान लो ये फ्रेज भी है और नॉबलिस्ट आर तो नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ आर नहीं होगा, तो इसलिए ये भी हमारा गलत सेंटेंस है। और आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा है कि हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर्स वीमन करेक्टर, कि किसको फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा फेमस करेक्टर है भाई, है ना। ऑप्शन देखते हैं फिर आप आंसर कीजिएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है डेस्डिमोना, गर्ट्यूड, लेडी मैकबेथ या कॉर्डिलिया, है ना। तो डेस्डिमोना, गर्ट्यूड, लेडी मैकबेथ और कॉर्डिलिया, इनमें से तो ये सारी फीमेल करेक्टर हैं। इनमें जो आंसर है वो लेडी मैकबेथ है ना। मैकबेथ प्ले का लेडी मैकबेथ फोर्थ विच के नाम से जानी जाती है। और ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, तो आप देखिएगा कि पीजीटी 2009 में ये पूछा गया है कि वन ऑफ द करेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड फोर्थ विच। ये बहुत पूछा जाता है अलग अलग तरह से। तो लेडी मैकबेथ है और इसके बारे में दिया हुआ है कि फोर्थ विच इन मैकबेथ इज़ लेडी मैकबेथ, है ना। देयर आर ओनली 3 सुपरनेचुरल विचेज़, 3 दैवीय विचेज़ होती हैं, जादूगरनी। डिस्क्राइब्ड इन मैकबेथ, द लेडी मैकबेथ इज़ कंसिडर द फोर्थ विच ड्यू टू हर इविल एक्शन। उसके जो इविल एक्शन है उसके कारण उसको क्या फोर्थ विच माना जाता है। यहाँ हमें आंसर मिल गया लेडी मैकबेथ। और आप मुझे ये बताइए कि डेस्डिमोना, गर्ट्यूड और कॉर्डिलिया, ये जो फीमेल करेक्टर हैं ये किस प्ले में, मतलब किन किन प्लेज में अपीयर होती हैं, हमें दिखाई देती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सीइंग इज बिलीविंग इन द एबव सेंटेंस। सीइंग इज, अब सीइंग क्या है, जीरेंड है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये भी जीरेंड यहाँ लिख दिया है। तो इसका जो आंसर परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं हो सकता, सबसे पहली बात, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल की हम बात करेंगे तो B3 हमारे पास है, पर ये B3 नहीं है, ये ING है ना। B4 है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल मानी जाती है। पर जीरेंड में भी वर्ब के साथ ING आता है, तो क्या हम इसे जीरेंड माने या
प्रेजेंट पार्टिसिपल माने। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, अब कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए ये है कि हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं मान सकते। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसीलिए नहीं मान सकते कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क एज एन एडजेक्टिव। present participle work as an adjective. For example, I say washing machine. washing तो वर्ब प्लस ing, वॉशिंग मशीन। तो मशीन कैसी? वॉशिंग, वॉश करने वाली। तो मशीन के बारे में हमें वॉशिंग बता रहा है कि मशीन कैसी है? वॉश करने वाली है, तो वॉशिंग मशीन। तो मशीन को जो है वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग जो है हमें मशीन के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि मशीन कैसी है? वॉशिंग करने वाली मशीन है। ठीक है, पर जीरंड क्या है? जीरंड नाउन का वर्क करते हैं। जीरंड नाउन का वर्क करते हैं। सीइंग देखते हुए नहीं है, ये यहाँ पे देखना है। इसका मतलब जो देखना एक्शन है, जो देखना सी एक्शन है ना। वैसे तो ये एक्शन अगर आप वर्ब और कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ेंगे तो ये वर्ब तो है पर एक्शन वर्ब नहीं है, आप ये जानते हैं। मगर यहाँ पर उन वर्ब्स को भी हम नाउन बनाते हैं ing लगाकर। वर्ब्स को नाउन बनाते हैं ing लगाकर। जैसे सी माने देखना, और जो ऐसी जो एक्शन हम कर रहे हैं उस एक्शन का नाम क्या है? देखना, है ना। तो यहाँ पर ये नाम है, देखा नहीं है, देखना ये नाम है उसका। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ जीरंड हम इसको कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और लिखा है कि ही ईट्स एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज। एक्सीडिंगली स्मॉल इन द सेंटेंस इज सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या प्रीडिकेटर। तो देखो लिखा है सी ईट्स, वह खाती है, एक्सटिंगली बहुत ही कम, एक्सीडिंगली स्मॉल बहुत ही कम क्वांटिटीज़, बहुत कम क्वांटिटीज़ खाती है। ठीक है, अगर मैं इसे सब्जेक्ट कहूँ तो सब्जेक्ट तो सबसे पहले आप काट दोगे कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में है, और इसलिए क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है ना। अगर प्रीडिकेटर की बात करूं तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेटर भी ये नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये देखिए आंसर इसका है कॉम्प्लीमेंट, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? हम इसको एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। हमें ये वर्ब के बारे में बताता है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, इसको हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है हु इज़ रिगार्डेड एज द वर्चुअल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश नोबल। तो फाउंडर की बात यहाँ कही जा रही है, वो भी ब्रिटिश नोबल। ठीक है, तो डैनियल डॉफे, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन और लॉरेंस स्टर्न, सबको आप नॉवेल के फील्ड में जब नॉवेल पढ़ते हैं तो इन सब का नाम आता है। हेनरी फील्डिंग भी फादर माने जाते हैं। तो हेनरी फील्डिंग को हम जो जानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल के लिए जानते हैं, पर यहाँ पे ब्रिटिश नोवेल की बात है। इसका क्रेडिट, ब्रिटिश नोवेल के फाउंडर होने का क्रेडिट डैनियल डिफो को जाता है, डैनियल डिफो को जाता है। और डैनियल डिफो का जो कि इनका फर्स्ट वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो, है ना, पब्लिश होता है 1709 में। इसको फर्स्ट माना जाता है। हेनरी फील्डिंग फादर हैं इंग्लिश नोवेल के, जबकि हम बात करें सर वॉल्टर स्कॉट तो उनको भी फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल माना जाता है। तो सैमुअल रिचर्ड लॉरेंस ये भी नहीं, पर इन दोनों को आप याद रखें, ये भी फादर माने जाते हैं, ये फाउंडर हैं ब्रिटिश नोवेल के। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि अ प्ले विच इज़ यूजुअली रिटन टू बी रेड रादर देन एक्टेड और परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। कि वो प्ले जो कि लिखा जाता है सिर्फ रीड करने के लिए, है ना, तो ऐसे प्लेज को हम क्या कहते हैं? सिर्फ रीड करने के लिए, परफॉर्म करने की बजाय, तो ऐसे प्लेज को हम क्या कहते हैं? कॉमिक प्ले या मेलोड्रामा या क्लोजेट
ड्रामा या फिर इंटरल्यूड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है क्या, क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट, तो क्लोजेट तो आप खुद ही समझ रहे हैं, सिंदूक, ऐसे ड्रामास जो कि सिंदूक में क्लोजेट में रखे हुए हैं, है ना, जिनको परफॉर्म नहीं किया जाता। इंटरल्यूड आप बहुत पढ़ते हैं गर्ल्स वर्दी, क्योंकि हम टीजीटी को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो गर्ल्स वर्दी के वर्क जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ इंटरल्यूड आते हैं, उन्होंने इंटरल्यूड लिखे हैं, है ना। तो इंटरल्यूड हमें वहाँ पढ़ने के लिए मिलते हैं। मेलोड्रामा, ड्रामा की एक फॉर्म है अलग। कॉमिक प्ले जो है वह भी कॉमेडी कॉमिक प्ले हैं, पर ये जो है जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए बने हैं। अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास मिल्टन भी है, मिल्टन का ऐसा कौन सा ड्रामा है जो कि क्लोजेट ड्रामा कहलाता है। ठीक है, चलिए, अब मिल्टन का है, बड़ा फेमस है, तो आप मुझे आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है कि वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो हर एक चीज़ को खा ले। तो भाई इसके लिए जो हमारे पास ओमनी है, ओमनी सबके लिए होता है, ओमनी बोरस, ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिशाली, है ना। तो बोर करने वाला और हर एक चीज़ को बोर करने वाला, तो ओमनी बोरस हो जाएगा। आगे देखेंगे, मगर उससे पहले हम देखेंगे कि ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस ग्रुप में रहने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं झुंड में रहने वाला। हार्बीवोरस, जो हर्व कहते हैं। क्रेडुलस व्यक्ति, वो जो जल्दी से क्या कर ले, बिलीव कर ले, विश्वास कर ले किसी भी चीज़ पर, क्रेडुलस उसे हम कहते हैं। आगे देखते हैं कि अ स्पीच डिलीवर्ड विद आउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड, तो कोई भी स्पीच है जो कि बिना किसी प्रिपरेशन से बोली जाती है उसको हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। मैडन, मैडन फर्स्ट टाइम का है, जैसे मैडन स्पीच फर्स्ट टाइम बोला हुआ है ना, जिसको मैडन, जिसको अभी टच नहीं किया है, छुआ नहीं है, कुंवारापन जिसके अंदर है। ओरेशन हम कहते हैं स्पीकर को, ओरेटर, तो ओरेशन है भाषण, और ओरेटर उसे भाषण देने वाला, बोलने वाला, स्पीकर ओरेटर होता है, ओरेशन भाषण। मेटिकुलस बड़ा ही सूक्ष्म, बहुत छोटा, स्मॉल, ठीक है, दिखने में, साइज में, मेटिकुलस हम कहते हैं। मेटिकुलस पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, बैक्टीरियाज वगैरह, फंगस, इसमें लिखा है कि एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय ऑथर फॉर डिसगाइज इज कॉल्ड, तो इमेजनरी काल्पनिक नाम है जो एज्यूम कर लेते हैं कौन, ऑथर। तो ऐसे ही हमारे 4 टीजीटी में ऑथर हैं कि विलियम शेक्सपियर है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और मिल्टन है, और जॉन गाल्सवर्दी हैं। आप मुझे आंसर कीजिए कि इन चारों में से शूडोनेम किसी ने यूज़ किया था, तो वो कौन थे, ये आप मुझे आंसर कीजिए। ठीक है, लिखा है एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिसगाइज, किसके लिए, डिसगाइज करने के लिए, है ना, छुपे रहने, तो डिसगाइज कर लेता है, छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए अपने आप को, रियलिटी को, तो उसको हम शूडोनिम कहते हैं। ठीक है, नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म हम कहते हैं किसको, फॉर्मेशन या कॉइंड वर्ड और एक्सप्रेशन, न्यूली कॉइंड वर्ड्स या फिर न्यूली कॉइंड एक्सप्रेशंस नियोलॉजिज्म कहलाता है। लोकेसियस वह पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है। बेटिरन पर्सन है कैसा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो बेटिरन का जो है एंटोनिम भी आप मुझे बताइए क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अ पॉज इन अ लाइन और वर्स, है ना, किसी लाइन में या फिर किसी लय में, वर्स में जो पॉज है, रुकावट है, नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम, जो कि आवश्यक है नेचुरल रिदम के लिए, ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन, तो लैंग्वेज की नेचुरल रिदम के लिए जो कि आवश्यक भी है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्रोस्टिक या इल्यूजन या एसोनेंस या फिर किजोरा। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ हम देखेंगे इल्यूजन, ये भी एक लिटरेरी टर्म है, इल्यूजन भ्रम के लिए है ना। एसोनेंस हमें साउंड में, फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन का एसोनेंस और कॉन्सोनेंस देखने के लिए मिलता है, जबकि एक्रोटिक तो ऐसा लिटरेरी में नहीं है, इसका मीनिंग त्वचा से संबंधित होता है, जबकि इसका जो आंसर है वो केजोरा है। केजोरा मतलब पॉज। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2010 में आया है, और क्या कि
कैजोरा क्या है? 6 फीट लाइन, राइम विद वर्ड, स्ट्रेस लेबल या ब्रेक इन अ लाइन। तो इस तरह से भी याद रख लीजिए कि ये क्या है? ब्रेक इन द लाइन या पॉज इन अ लाइन, ठीक है। तो कैजोरा इज अ ब्रेक इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स डिक्टेटेड बाई सेंस और नेचुरल स्पीच रिदम रादर देन बाई मैट्रिक्स। तो मीटर से रिलेटेड नहीं है ये, क्या है? रिदम जो है स्पीच रिदम से रिलेटेड है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि स्पॉन्डिक फुट कंटेन्स 2 स्ट्रेस लेबल, अनस्ट्रेस लेबल। आगे हमारे ऑप्शंस हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस लेबल या डिफरेंट लेबल। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया है वो मीटर से आया है, मीटर इन पोइट्री। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी इसके बारे में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि 6 स्टैंडर्ड फीट डिस्टिंग्विश्ड इन इंग्लिश। और वो जो फीट हैं वो क्या है भाई? इन 6 को याद कर लीजिए, 6 के 6 एक साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। एक है एम्बिक आप जानते हैं, जिसमें एक अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, 2 फीट से ये मिलकर बनता है। एनापेस्टिक, तो एनापेस्टिक 3 फीट से मिलकर बनता है। सॉरी मैं फीट कह रही हूँ, सिलेबल से मिलकर बनता है। तो आयम्बिक 2 सिलेबल से मिलकर बनता है, ये 1 फीट है ना, जिसे तो 2 सिलेबल से मिलकर बनता है आयम्बिक। अनस्ट्रेस सिलेबल और स्ट्रेस सिलेबल। एनापेस्टिक 3 सिलेबल से मिलकर बनता है, जिसमें 2 अनस्ट्रेस होते हैं और 1 स्ट्रेस होता है। मेरी बेकार सी राइटिंग में ये नोट्स हैं। और यहाँ देखिए ट्रॉकी भी हमारा जो है वो क्या होता है? अपोजिट होता है आयम्बिक का, 2 से मिलकर बनता है, मगर इसमें पहले स्ट्रेस आता है फिर अनस्ट्रेस आता है। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने कहा है कि ये अपोजिट होता है आयम्बिक का। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि आयम्बिक का अपोजिट फीट वो कौन सा है। तो ये पहले इसमें स्ट्रेस आता है और फिर अनस्ट्रेस आता है, और ये भी 2 सिलेबल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है डेक्टाइल इसको हम कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन। और ये एनापेस्टिक का अपोजिट है, ये 3 फीट से मिलकर बना हुआ है, मगर पहले एक स्ट्रेस फीट इसमें स्ट्रेस लेवल इसमें आएगा और फिर 2 अनस्ट्रेस लेवल इसमें आएंगे। तो 1 स्ट्रेस और 2 अनस्ट्रेस लेवल से मिलकर बनता है। और हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया स्पॉन्डी, तो स्पॉन्डी में 2 स्ट्रेस लेवल होते हैं, 2 स्ट्रेस लेवल होते हैं। फेरिक में 2 अनस्ट्रेस लेवल होते हैं। दोनों को याद रखें, स्पॉन्डी में 2 स्ट्रेस लेवल और फेरिक में 2 अनस्ट्रेस लेवल, है ना। होप करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और चाहती हूँ कि इसके लिए तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका जो आंसर है स्पॉन्डिक का आंसर है 2। इसमें हमें क्या मिलते हैं? TWO2 स्ट्रेस्ड सिलेबल इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है, ये दिखा नहीं, 2 स्ट्रेस लेबल। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 44 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द करेक्टर एल्बो किस में अपीयर होता है? तो एल्बो जो करेक्टर अपीयर होता है, तो ये मेज़र फॉर मेज़र में अपीयर होता है, मेज़र फॉर मेज़र। और मेज़र फॉर मेज़र ये क्या है? एक कॉमेडी है, और इसको डार्क कॉमेडी माना जाता है। पब्लिश फोलियो में, फर्स्ट फोलियो में हो जाती है। इसको प्रॉब्लम प्ले भी माना जाता है। तो डार्क कॉमेडी, प्रॉब्लम प्ले दोनों ही आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लव इज़ अ डेविल, देयर इज़ नो इविल एंजल बट लव। दीज लाइन अकर्स इन, तो हेमलेट, मेज़र फॉर मेज़र, एज यू लाइक इट और 12th नाइट। आंसर इसमें दिया हुआ है मेज़र फॉर मेज़र, आंसर बुक में दिया हुआ है मेज़र फॉर मेज़र, पर यह लाइन जो है मेज़र फॉर मेज़र में नहीं आती हैं। ये लाइन लव्स लेबर्स लॉस्ट, लव्स लेबर लॉस्ट की ये लाइन है। और एक बार इसको भी आप खुद से सर्च करके कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, है ना, कि ये सही है या फिर गलत है। और आज के लिए इतना ही। हम 15 क्वेश्चन डेली करते रहेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और आपको कैसा लगा है ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू।